एक तरफ तो वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन एक तरफ वो माँ भी थी हम सब की। मदर की जो पालना वो देती थी, वो उसी को आज हम मिस करते हैं, याद करते हैं। फिर शुरू में तो दादी जी ने हॉस्पिटल को बहुत सपोर्ट किया आरंभ में। हाँ जी। और मैं ये समझता हूँ कि दादी जी के मन में ये इच्छा होती थी कि जो कोई भी मुश्किल में है, चाहे किसी भी मुश्किल में है, उसको उनका मन रहता था उसको सपोर्ट करें, उसको सहारा दें। तो दादी को हमेशा ये रहता था कि भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। जब भी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में आते थे या जब भी किसी से मिलते थे, भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए, हमारी दिनचर्या डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो मुरली के प्रति तो उनका इतना लगाव था। और फिर जब वो मुरली सुनाते भी थे क्लास में, ऐसे लगता था जैसे बाबा खुद आकर सुना रहे हैं। उनका सुनाने का स्टाइल ऐसा था और हर एक को कनेक्ट कर पाते थे। शुरू में भी जब उनको तकलीफ होती थी, वो तकलीफ को बहुत इजी लेती थी। हाँ जी। ऐसा नहीं कभी उन्होंने सीरियसली लिया। डॉक्टर आते थे, ट्रीट करते थे, लेकिन वो अपनी रूटीन को वैसे ही रखते थे। जो हर मन का दुख हर ले, वैद्यनाथ का हो रूप, दादी सी परोपकारी, जग में मिले न दूसरा स्वरूप। ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है द स्पिरिचुअल एम्प्रेस दादी प्रकाशमणि जी के इस विशेष एपिसोड में। दादी प्रकाशमणि जी साक्षात वैद्यनाथ का ही स्वरूप थी। जो भी उनके पास आता, वे अपने मन का बोझ हल्का कर लेता। दादी जी ने जीवन भर यही कार्य किया, सबके कल्याण की भावना रखते हुए, सबको खुशी की खुराक खिलाकर मद मस्त और हल्का बना देना। आज हम दादी जी के इसी हीलिंग विद स्पिरिचुअलिटी के चमत्कारिक पहलू को समझेंगे। और हमारे साथ हैं वो व्यक्तित्व जिन्होंने दादी जी की इस दृष्टि को चिकित्सा और अध्यात्म के संगम के रूप में साकार किया। ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और माउंट आबू में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर। आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रताप मिढ़ा जी का। भाई साहब, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दादी जी को के साथ आपकी जर्नी मुझे लगता है इस संस्था में स्टार्ट हुई है। आपने तभी से दादी जी को देखा है। तो किस प्रकार से शुरुआत हुई और आप कैसे पंजाब में रहते थे और फिर यहाँ पर आकर के माउंट आबू में रहना, तो ये शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो बस यूं कहें, इच्छा तो बहुत थी आने की। मैं पढ़ता था तब मधुबन आने की इच्छा तो बहुत होती थी। हाँ जी। और 1970 में मैं जब पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, तभी आया था। हाँ जी। तभी पहली बार मधुबन में दादी जी से नज़दीक से मुलाकात हुई। जी। दीदी से भी मुझे याद है, संतरी दादी से भी मुलाकात, जो मुझे उस समय के मेन एक्टर्स हैं उनका अभी तक याद है। हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि ये जो विभूतियाँ थी, पर्सनालिटीज थी, इनका ऑरा ही अपना था। हाँ जी। आप जाना चाहते थे नज़दीक, लेकिन कई बार नहीं जा पाते थे क्योंकि वो बहुत व्यस्त होते थे या उनसे मिलने के लिए और लोग बहुत उत्सुक होते थे। लेकिन शुरू से ही दादी का जो ऑरा था, मुझे ये पता है कि दादी के एक एक शब्द में वो जादू तो होता था, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था। वो आपको आकर्षित करता था, आप मिलना चाहते थे। लेकिन हम स्टूडेंट्स थे तो पढ़ता था। तो मुलाकात तो मेरी इतनी नहीं हो पाई, लेकिन दादी से मिलते थे तो डोली ली, प्रसाद दिया और कनेक्ट, जो कम्युनिकेशन मेरी दादी से, जो यूँ कहें सीरियस कम्युनिकेशन या जो बहुत समीप की, वो यूँ मैं कहूँगा ये जो डिसीजन था यहाँ आने का। क्योंकि देखिए, जब हम कार्य साथ करते हैं तो ये जो हॉस्पिटल का कार्य शुरू हुआ तो उस कारोबार के कारण ही दादी से समीपता हुई, उनसे मिलना होता था। ग्लोबल हॉस्पिटल बनाने की जो एक प्रेरणा किसने दी, दादी जी का उसमें क्या योगदान रहा?
देखिए, निव्या भाई की प्रेरणा थी, विचार था, लेकिन दादी जी की ब्लेसिंग थी। जी जी जी। दादी जी ने ये तो कभी कहा नहीं कि आप, क्योंकि वो तो दादी समझते थे, शुरू शुरू में तो दादी जी ने हॉस्पिटल को बहुत सपोर्ट किया आरंभ में। हाँ जी। और मैं ये समझता हूँ कि दादी जी के मन में ये इच्छा होती थी कि जो कोई भी मुश्किल में है, चाहे किसी भी मुश्किल में है, उसको, उनका मन रहता था उसको सपोर्ट करें, उसको सहारा दें। हाँ जी हाँ जी। और दादी को शुरू शुरू में मुझे इतना पता है कि वो हॉस्पिटल का इतना बड़ा स्वरूप नहीं चाहते थे। अच्छा। वो चाहते थे कि हम छोटे रूप में बनाएं, लेकिन निव्या भाई का, डॉक्टर अशोक मेहता का विचार था कि बड़ा बने, तो उस तरह से वो आज जो स्वरूप देखते हैं वो बन गया। लेकिन दादी जी की ब्लेसिंग तो थी, यज्ञ की सपोर्ट थी। जी जी जी। और दादी जी ने बनने के बाद तो उसको काफ़ी सहारा दिया हम सबको। और खुद भी आते थे दादी जी, हॉस्पिटल में आके बैठते थे। मुझे याद है एक बार उन्होंने बहनों से बात करनी शुरू की। बहनों से पूछा कि अब आप यहाँ रह रहे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? फिर खुद ही बोल दिया दादी ने, आपको भोजन शायद अच्छा नहीं लगता होगा। फिर दादी ने कहा, देखो आलू की सब्जी तो बनती है ना, वो तो खा सकते हैं ना, वो तो आपके पसंद की है। जी जी जी। और मतलब एडजस्टमेंट वो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सिखाते थे। ये भी मुझे याद है, उन्होंने ये शेयर किया था कि मोहिनी दीदी, मोहिनी बहन उनके साथ रहते थे। उनको पंखा चाहिए होता था, दादी को पंखा नहीं चाहिए, दादी ने अपना बेड एक कोने में मूव कर लिया। अच्छा। तो ये मतलब दादी अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आके बैठती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनसे जो हमारी बात तो हो रहा है, सबको अपनेपन की महसूसता आती थी। She would be concerned for everyone, जो भी आएगा उसके ध्यान रखना है, उसको तकलीफ तो नहीं है। तो इसलिए दादी सबका ध्यान रखते थे बहुत। एज अ वर्ल्ड बेनिफैक्टर, क्योंकि दादी बहुत परोपकारी आत्मा थे, तो एज अ बेनिफैक्टर सबको, सबका कल्याण करने की भावना के हिसाब से आपको क्या लगता है दादी जी ने अभी देखो, छोटी सी बात होती है, यहाँ हमने एक छोटा सा आँख का हॉस्पिटल खोला था। हाँ जी हाँ तो कभी पेशेंट ज़्यादा आ जाते थे, जीवी मोदी में ही खोला था, बिल्कुल शांतिवन के नज़दीक। हमने आरंभ अपने बहुत छोटे रूप में की। दादी को पता लगा खाना कम हो गया, तो दादी ने इंस्ट्रक्शन दी, नहीं अभी बना के भेजो, पेशेंट्स के लिए खाना कम हो गया। तो शी डिड स्पेशल इंटरेस्ट, उनको लगता था कि जो भी आता है उसको सब आराम मिलना चाहिए। और फिर वो हर बात को महत्व देते थे। हमारे डॉक्टर सुधीर सिंह जो तो दादी के बहुत नज़दीक हो गए थे, दादी को रोज़ जाके बताते थे आज मैंने इतनी सर्जरीज की, तो दादी उनको इनकरेज करती थी। तो संस्था का ओवरऑल रूप जो दादी जी ने, जिसको कहते हैं बहुत फैलाव किया संस्था का, और इतना कंस्ट्रक्टिव माइंड और इतनी विजडम के साथ, तो आपने उस रूप में दादी जी को कैसे देखा है? दादी जी की विजडम ही नहीं थी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ उनकी अपने जो संकल्पों में शक्ति बहुत थी। जी जी। अब यू कुड सी के जो भी वो बोलते थे इतना पावरफुल बोलते थे। चाहे कोई भी कार्य हो, हमेशा उनकी विजन ये रहती थी कि बेहद के कार्य हों, बड़े कार्य हों। और मैं ये देखता था वो सबको, कोई भी प्रोग्राम होता था सबको इकट्ठा कर लेते थे, सबको अपना विचार शेयर करते थे। फिर दादी जी को नेचुरली जब आप सबको साथ लेके चलते हैं और सबकी बात को सुनते हैं, तो उस कार्य में सहयोग सबका मिलता था। मधुबन में जो भी कार्यक्रम होते थे, दादी सबसे पहले मधुबन निवासियों की मीटिंग बुलाती थी, उसमें शेयर करती थी कि मेरा ये विजन है। तो फिर सब लोगों का सहयोग, छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी, कुछ मेला होता था, दादी सबको पहले इकट्ठा करते थे। हाँ जी। और कुमारों के लिए तो मैंने देखा दादी जी को बहुत विशेष प्यार था। कुमारों की जब हमारी भट्ठी होती थी, दादी बहुत एनकरेज करती थी। और हमेशा जैसे बैलेंस से जीना कैसे है, अपने लौकिक परिवार को भी संभालना है, मतलब पेरेंट्स के प्रति वो रियलाइज करवाती थी। कभी कभी लोग अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाते, दादी ने कहा नहीं, माँ के हाथ का खाना खाना है और उसको दुख नहीं पहुँचाना। अच्छा। हाँ, तो ये दादी हमेशा। और दूसरा हमेशा ये कहती थी कि देखो, आपको अपने जीवन को एक ऐसे तरीके से चलाना है
यज्ञ के भी आप सहयोगी बने, अपने सेंटर के भी मददगार बने, लेकिन लौकिक परिवार को भी संभालना है, लौकिक पेरेंट्स को, क्योंकि हम सब कुमार थे तो और तो कोई लायबिलिटी नहीं थी। दादी हमेशा सिखाती थी कि पेरेंट्स के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए। दादी जी का शेड्यूल किस प्रकार से आपने देखा कि दिन से लेकर वो रात तो तक? इट वाज मार्वेलस। हम लोग तो कभी कभी सोचते थे, हम लोग जब हिस्ट्री हॉल में मेडिटेशन करते थे, दादी जी पीछे क्वाइटली आके बैठते थे मेडिटेशन में। सुबह से ही वो उनकी दिनचर्या होती थी, और दादी कभी कभी शेयर करते थे मेरी नींद जल्दी खुल जाती है तो मैं फिर मुरली पढ़ना शुरू कर देती हूँ, और फिर दूसरे नहीं डिस्टर्ब हो तो कभी कभी वो टॉर्च से भी मुरली पढ़ते थे, ऐसा उन्होंने शेयर किया। अच्छा। तो वो इजी थे। दादी जी को मुरली से तो बहुत प्यार था। हम लोग तो इतना नहीं, मुझे याद है कि दादी की अपनी गीता पाठशाला होती थी, सभी बहनें जाके उनसे मुरली सुनते थे, बैठते थे, रात को मुरली पढ़ते थे सोने से पहले। तो मुरली के प्रति तो उनका इतना लगाव था। और फिर जब वो मुरली सुनाते भी थे क्लास में, ऐसे लगता था जैसे बाबा खुद आकर सुना रहे हैं। उनका सुनाने का स्टाइल ऐसा था, और हर एक को कनेक्ट कर पाते थे, जो सामने जितने भी लोग होते थे उनको कनेक्ट कर पाते थे। तो हर मुरली को सुनाने से पहले जैसे उनका अपना थोड़ा सा चिंतन होता, लेकिन वो बाबा के शब्दों को अक्षरश तो जैसे वो हैं भाव को सबको कन्वे करना चाहते थे। तो जैसे दादी जी की हेल्थ, आपने देखा लास्ट समय जो था दादी जी का हेल्थ थोड़ी थोड़ी डिट्योरेट हो गई, लेकिन उम्र तो उनकी अच्छी खासी थी। तो उस समय का कैसी अनुभूति होती थी जब दादी जी को देखते थे? दादी तो बहुत इजी थी। मुझे याद है, ये तो लास्ट की बात नहीं, मैं शुरू में भी जब उनको तकलीफ होती थी वो तकलीफ को बहुत इजी लेती थी। हाँ जी। ऐसा नहीं कभी उन्होंने सीरियसली लिया। डॉक्टर आते थे, ट्रीट करते थे, लेकिन वो अपनी रूटीन को वैसे ही रखते थे। हाँ, बाद में जब दादी जी की बॉम्बे गए, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, वो धीरे धीरे, लेकिन ये ज़रूर था कि उनका तब भी ये रहता था कि भाई वो सबसे इंटरेक्ट करें, अपनी दिनचर्या को फॉलो करें, वो सब करते थे। हाँ जी। मुझे याद है कि शुरू में लास्ट में उनको दादी को कभी कभी थोड़ा भूल भी जाता था, हमारे नाम भी भूल जाते थे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन फिर भी उनको जब कहते थे ये 4 नाम है, इसमें से सिलेक्ट करो, तो फिर वो राइट सिलेक्ट कर पाते थे। हाँ, तो दादी जी ने एक बहुत ऐसा लगता है स्पिरिचुअल सेना जो है तैयार की है। मेहनत बहुत की, बहनों पे उन्होंने बहुत मेहनत की। और बहनों के प्रति तो उनका बहुत ध्यान रहता था। मुझे एक बार कहा भी कि भाई देखिए, बहनों की जो त्याग तपस्या है उनके प्रति उनको रहता था कि कैसे सेंटर्स में, फील्ड में सेवा करते हैं, कैसे छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, और कितनी बड़ी सेवा होती है, कितने बड़े लोगों तक पहुंचते हैं। सेवा तो जो फील्ड में हुई है उसका विस्तार आज हमें देखने में आ रहा है। हाँ, क्या हम दादी जी को डबल डॉक्टर का टाइटल दे सकते हैं? बिल्कुल 100% दे सकते हैं, क्योंकि वो इतनी बहनें आती थी, मुश्किल में होती थी। और दादी, मैंने ये देखा, एक तरफ तो वो स्नेह देते थे, लेकिन डिसिप्लिन भी पूरा था। डिसिप्लिन भी पूरा। उनका ये जो हमारी यज्ञ की जो प्राइमरी फाउंडेशन है, उन पे उनका बहुत एम्फेसिस रहता था कि प्राइमरी फाउंडेशन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और फिर मैं दादियों को आपस में भी देखता था, चाहे वो चंद्रमणि दादी थे या चाहे मनोहर दादी थे, तो कैसे मैं उनके संगठन को देखते देखते मुझे लगता था कि बाबा ने उनको कैसे तैयार किया है। और हर एक जो है, जैसे एक मत होकर एक जैसे लगता था, एक दादी से जो आप प्रश्न पूछे वही उत्तर मिलता था, बाकी दादियों से पूछे तो वही सेम उनका वो था। तो आपने किसके, दादी के साथ साथ जैसे बाबा की भी आपने पालना ली, मम्मा की भी आपने पालना ली, तो कुछ ऐसा अंतर लगा कि जैसे जब बाबा चले गए, मम्मा चले गए, फिर अभी सारा एडमिनिस्ट्रेशन दादी के हाथ में है? दादी ने तो सब कुछ संभाला। दादी और दीदी ने सब कुछ संभाला। मैंने ये देखा है, जब दीदी और दादी इकट्ठे थे 69 से लेके 83 तक इकट्ठे रहे, तो उनकी जो जोड़ी थी वो जैसे पेरेंट्स की लगती थी, पालना पूरी देते थे। और बहुत डेप्थ से जाते थे, गहराई से। मैं जब भी दीदी से मिलता, ज़्यादा मैं दीदी से मिला करता था, तो दीदी से जब मिलता था तो वो पूरा चार्ट लेते थे,
पूरा हिसाब लेते थे, वो फिर गाइडेंस भी देते थे। दादी के साथ भी यहाँ आने के बाद जैसे पूरी गाइडेंस थे, कभी भी कोई डिफिकल्टी होती थी हम जाते थे। शुरू में तो हम डायरेक्ट वॉक कर लेते थे, फिर बाद में दादी मुझे एक दिन कहते, मुन्नी बहन को बताया करो, ऐसे नहीं आया करो। मतलब कहीं भी जाओ तो पहले बता करके आओ। जी, बहुत अच्छा। तो भाई साहब, जो मेडिकल की जो सेवाएं हैं और दादी जी की, उसमें विशेष क्या प्रेरणा होती थी? नहीं, दादी की यही देखिए, एक तो दादी को हमेशा ये रहता था कि भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। जब भी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में आते थे या जब भी किसी से मिलते थे, भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए, हमारी दिनचर्या डिसिप्लिन होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे डॉक्टर्स भी आकर के दादी से मिलते हैं। हाँ, नहीं, दादी से मिलते थे तो दादी सबको यही, मुझे याद है इवन कॉन्फ्रेंसेस में, इवन बिग गैदरिंग में दादी सबको भोजन पे, एडिक्शंस पे, इस बात पे बहुत एम्फसाइज करते थे कि हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, टोबैको है या अल्कोहल है, ये चीज़ें से डॉक्टर्स को भी दूर रहना चाहिए, और सभी को कभी कभी तो खड़े हाथ खड़ा करवा के प्लेज भी करवाती थी। जी जी जी। तो आपने माउंट आबू में जैसे विस्तार देखा दादी जी की सेवाओं का, नीचे शांतिवन बना, तो कभी ऐसा लगा कि दादी है या ये बहनों का जो संगठन है, ये कैसे इतना बड़ा विस्तार को ये संभाल पाएंगे, आगे जाकर के कैसे हो पाएगा ये सब कुछ? नहीं, वो तो दादी की विजडम थी। मैं ये कहूँगा कि दादी हर एक को महत्व देती थी, हर एक के रोल को रिकॉग्नाइज करती थी और हर एक को एनकरेज करती थी। कभी दादी ने, कोई भी दादी के पास कोई सजेशन लेके आता था तो दादी उसको एनकरेज करती थी, पॉजिटिव एस्पेक्ट को। मैंने ये देखा, जो कुछ भी होता था, ऐसा नहीं कि किसी को ये लगता था कि दादी ने हमारी बात नहीं सुनी। मैंने तो एक दो बार देखा कि हमने जैसे दादी को कहा, दादी आपसे बात करनी है, हमें लगता था जैसे दादी भूल गई होंगी, लेकिन दादी को याद रहता था। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद बुलाएंगे, आपने मिलना था। तो दादी का ये, और सबसे बड़ी बात ये कि वो इजी रहती थी, उनसे परिवार की फीलिंग आती थी। अभी कभी कभी उनकी जो प्लेफुलनेस थी, इन दिनों में रेनी सीजन में दादी सबको लेके पिकनिक के लिए चले जाते थे। दादी को एक बार मुझे याद है, मैं ओम निवास में दादी आई हुई थी, मुझे पता लगा, तो संडे का दिन था, तो मैं दादी के पास पहुंच गया। तो मैंने दादी को ऐसे हंसी में ही कहा, अब दादी हेड थी, और मुझे याद है कि मैंने दादी को इतना ही कहा कि दादी आज काम करने का दिन नहीं है, आज तो बाहर घूमने जाने का दिन है। तो उसी समय दादी ने उसी बात को लेके, उसी समय में हम सबको लेके पिकनिक पे चले गए। तो इतनी इजी नेचर थी। एक तरफ तो वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन एक तरफ वो माँ भी थी हम सब की। मदर की जो पालना वो देती थी, वो उसी को आज हम मिस करते हैं, याद करते हैं। एक तो आप तो डॉक्टर हैं और आई थिंक बहुत अपनी पढ़ाई ख़त्म करके और मेडिकल एक्सपीरियंस के साथ भी आप माउंट आबू आए थे, लेकिन जब यहाँ आकर के देखा कि ऐसे बहुत सारे भाई और बहनें हैं जिनकी कोई एजुकेशन भी नहीं है, तो उनके साथ आप साथ में रह रहे हैं और दादी हैं, तो दादी कैसे बैलेंस करते थे हर एक को, कि हर एक साथ कोई मिक्सअप है जैसे? नहीं, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। देखिए, मैंने ये देखा कि ये जो यज्ञ में, हमारे यज्ञ में हर एक को जो रोल मिला हुआ है वो वही कर सकता है। अभी मान लीजिए किसी को दूध की डिपार्टमेंट मिली है, तो वो ड्यूटी मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है कितने प्यार से कर रहे हैं। जो भंडारा संभाल रहे थे, जैसे हम अभी हमारे रामलोचन भाई थे, कितने प्यार से, मैं कहता हूँ उन जैसा व्यक्ति इतने प्यार से, इतने स्नेह। भोली दादी को भी मैंने देखा, कभी किसी को ना नहीं करते थे, सबको सपोर्ट करते थे। किसी की कोई भी मुश्किल होती थी उसको दादी ध्यान में रखती थी। तो मेरे कहने का मतलब, बाबा ने हर एक को ऐसे क्रिएट किया, ऐसा रोल दिया जो उनके लिए ही था। वही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था। तो ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि कोई एजुकेटेड नहीं है या नहीं है। सब, हमें तो कभी महसूस ही नहीं हुआ। हम तो ये देखते थे ये सेवा है और सेवा को हमने कैसे करना है। और ये ज़रूर था कि हम सब लोग नए नए आए थे, तो हम सब लोगों को बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वो ये ज़रूर था। हम तो कहेंगे कि हमें इतना एबंडेंस मिली है, दादी से भी मिली
और मधुबन के परिवार से भी मिली, सब भाई बहनों से बहुत मिला। आसपास के जो गांव थे, जैसे माउंट आबू के आसपास के गांव, वहाँ से बहुत सारे भाई और बहनें, माताएं आती हैं यहाँ पर काम करने के लिए। तो उनके साथ दादी जी का क्या जैसे लेबर, हम उनको वैसे तो लेबर कहते हैं, लेकिन फिर भी दादी सबको बड़ी नहीं, मैंने देखा दादी को ये हमेशा याद रहता था कि अभी होली है तो सबको देना है कुछ, सबको टोली भी देनी है, कुछ सौगात भी देनी है, गिफ्ट। राखी होती थी तो राखी पे भी, जैसे सभी फेस्टिवल पे दादी को याद रहता था कि मुझे पूरे परिवार की संभाल करनी है। तो चाहे वो हाउस कीपिंग बहनें आती थी जो, या हमारे ड्राइवर्स थे जो बाहर से आते थे, लेकिन दादी को ध्यान सबका रहता था, सबके प्रति उनकी संभाल होती थी, विंटर में भी समर में भी। मुझे याद है एक बार गांव में पानी की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, दादी को लगा, दादी ने भोपाल भाई को कहा कि पानी के टैंकर गांव में भी भेजो जहाँ जहाँ पानी की शॉर्टेज है। तो वो उस हिसाब से उनकी ये रहता था दादी को कि सबकी संभाल होनी चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। तो भाई साहब, आज के समय के अनुसार जो आज की हम जनरेशन देख रहे हैं, वी आर इन एक्सपीरियंसिंग जेन जी, तो हमारी सोच जो है एक अनदर लेवल पे है। तो दादी की कौन सी शिक्षा आपको ऐसा लगता है आज के समय के अनुसार हमें आज की जनरेशन को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि दादी में जो नम्रता थी, ह्यूमिलिटी इतनी थी। और मुझे अभी आजकल जैसे टकराव कितना होता है, कन्फ्लिक्ट, छोटी छोटी बातों में परिवार ब्रेक कर रहे हैं और संबंधों में तनाव आ जाता है। अगर हम धीरज से और नम्रता से चलते हैं, जो दादी जी में हम देखते थे, वो जो उनका मैसेज था, और फिर क्लैरिटी, और फिर उनकी जो क्लैनलीनेस थी, यूँ कहें जो जिसको हम प्योरिटी कहें, जो उनके माइंड में क्लैनलीनेस थी। बाबा भी जैसे कहते हैं कि हमारे शब्द और हमारे कर्म एक समान होने चाहिए, वो हम दादी जी में देखते थे कि वो चीज़ जो है सबको इम्प्रेस करती थी। तो इसलिए वो ये ज़रूर कि जो हम कहें वो हम करें, और फिर उसके साथ ये भी नहीं है कि हमें अपने करने का कोई वो ये क्रेडिट लेने की बात है। दादी तो निस्वार्थ, आजकल तो हम बहुत क्रेडिट लेना चाहते हैं। दादी तो निस्वार्थ भाव, उनका पता भी नहीं लगता था उन्होंने क्या किया। हाँ जी। तो दादी को कभी किसी चीज़ का क्रेडिट मिला, आपको लगता है कि लोगों ने? लेकिन हम सब की तरफ से दादी को स्नेह तो मिलता था। दादी कहती थी हमेशा, जब भी बोलती थी कि हमें सबकी दुआएं मिल रही हैं, दादी तो कहती थी मैं दुआओं से चलती हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने इतनी सारी बातें हमें दादी जी के एक्सपीरियंसेस की सुनाई। मुझे भी अच्छा लगा, आपने निमंत्रण दिया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दोस्तों, दादी प्रकाशमणि जी ने सभी की ऐसी सच्ची पालना की कि वो सचमुच डबल डॉक्टर बन गई। दादी जी दवा के साथ साथ दुआ प्राप्त करने का भी साधन सिखाती थी। उनकी दृष्टि में ऐसी चमत्कारिक उपचार शक्ति थी जो आत्मा के हर दर्द को पल भर में मिटा देती थी। दादी जी का तो बस ये एक ही तरीका था, दिल खुश मिठाई यानी टोली खिलाओ और दुख को भूल जाओ। हमें विश्वास है कि दादी जी के इन अनुभवों को सुनकर आपको भी मन का एक बहुत सुंदर मसाज ज़रूर मिला होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ द स्पिरिचुअल एम्प्रेस दादी प्रकाशमणि जी के अगले एपिसोड में, जहां हम दादी जी के और भी अद्भुत अनुभवों और शिक्षाओं को जानेंगे। नमस्कार, ओम शांति।